माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस अभिनंदन समारोह में मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय जयराम ठाकुर जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सम्माननीय सौदान सिंह जी, हमारे प्रभारी अविनाश राय खन्ना जी, संजय टंडन जी, हम सबके बहुत ही लोकप्रिय सांसद और संसद में मेरे साथी सुरेश कश्यप जी, राज्यसभा में मेरे सहयोगी और साथी सम्माननीय सिकंदर कुमार जी, पूर्व मंत्री और पूर्व मंत्री और शिमला के विधायक रहे और हमारे वरिष्ठ साथी डॉक्टर सुरेश भारद्वाज जी, सुखराम चौधरी जी, हर्ष महाजन जी, यहां उपस्थित मंच पर सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सांसदगण, हमारे मेयर, हमारे सभी वरिष्ठ जो हमारे वार्ड के सदस्य हैं, पूर्व में रहे हमारे मेयर, डिप्टी मेयर और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे बहुत ही पुराने दोस्त मित्र साथी, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज शिमला में इस अभिनंदन समारोह में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आप सब लोगों ने जिस गर्मजोशी के साथ मेरा अभिनंदन किया, स्वागत किया, ये सच में मुझे भी एक नई ऊर्जा देता है, उत्साह भरता है। वहीं आपका उत्साह देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता भी होती है। इसके लिए मैं विशेष आप सबका धन्यवाद करता हूं। मैं जब शिमला में आया हूं और जाखू मंदिर के पूज्य हनुमान जी को नमन न करूं तो शायद मेरी यात्रा अधूरी होगी। मैं शिमला में आया हूं और तारा देवी माता को नमन न करूं तो शायद मेरी यात्रा अधूरी होगी। इसलिए मैं तारा देवी को नमन करता हुआ, आशीर्वाद लेता हुआ, पवन सुत हनुमान जी का आशीर्वाद लेता हुआ ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो ताकत आपने सात्विक शक्तियों को देश में, प्रदेश में, समाज कल्याण के लिए, समाज की सेवा के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए जो आपने ताकत हम सबको दी है, यह ताकत भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता पर आपका आशीर्वाद बना रहे, यह मैं नमन करते हुए कहता हूं। मित्रों, मैं आपको नए साल की भी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और ये नया साल राममय होने वाला है। इस राममय माहौल में जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने समाज के लिए, देश के लिए सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए एक उचित व्यवस्था को दिया था, ईश्वर हम सबको भी वो ताकत दे कि हम उन मर्यादाओं को निभाते हुए, उन मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए देश सेवा में, प्रदेश की सेवा में, अपने भाई बहनों की सेवा के लिए पूरी ताकत लगाएं, ये जरूर मैं कहना चाहूंगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको 22 जनवरी के लिए यहां से
एक आह्वान भी करना चाहूंगा, एक निवेदन भी करना चाहूंगा, जिसे हमें यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने निवेदन किया है कि 22 तारीख को, वैसे तो 14 तारीख से मकर संक्रांति से हम 22 तारीख तक सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ स्थलों की स्वच्छता अभियान के तहत सफाई करें, अपने देवी देवताओं के मंदिरों की सफाई करें, आराध्य देव को पूजें और 22 तारीख को राम ज्योति के नाम पर अपने अपने घरों में दिवाली मनाते हुए 5 ज्योति जरूर जलाएं। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मित्रों, ये छोटी घटना नहीं है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी, वो विराजमान होंगे भगवान राम। हम सब लोग राम ज्योति जलाएंगे। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जहां हम राम ज्योति जलाएंगे, भगवान राम प्रतिष्ठित होंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी, इसमें हिमाचल का भी बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय जनता पार्टी ने 11 जून को 1989 को पालमपुर की धरती पर राष्ट्रीय प्रस्ताव पारित करके कहा था कि राम जन्मभूमि, राम की भूमि, जन्म की भूमि पर भव्य मंदिर बनना चाहिए और उसको हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। आज लगभग 37-38 साल बाद जब हम यह यात्रा देखते हैं तो मन को कितनी खुशी होती है, कितनी प्रसन्नता होती है कि हमारे हिमाचल में अटल जी, अडवाणी जी, सभी नेता आए थे। पालमपुर की धरती पर वो प्रस्ताव पारित हुआ था और आज उस प्रस्ताव को हम साकार होते हुए देख रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत ही गौरव और सौभाग्य की बात है। मित्रों, अभी अभी हमारे जयराम जी ने, सुरेश कश्यप जी ने और हमारे साथी और अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की चर्चा की और आप लोगों ने धन्यवाद दिया, बहुत जोर से तालियां बजाई। लेकिन याद करो ना, जब चुनाव हो रहे थे तो सब क्या कहा करते थे? कहा करते थे राजस्थान आ जाएगी लगता है, मध्य प्रदेश में तगड़ी टक्कर है और छत्तीसगढ़ तो गया। बोलिए, यही बोलते थे कि नहीं बोलते थे? यही बोलते थे कि नहीं बोलते थे? आज छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने तख्ता पलटा और भारतीय जनता पार्टी विराजमान है। मध्य प्रदेश में हमने रिकॉर्ड तोड़ा और हमने इसके साथ साथ राजस्थान में भी सरकार बनाई। ये जो करिश्मा जिसको बोलते हैं, बड़ा ही गजब हो गया, बड़ा ही गजब हो गया, बड़ा ही गजब हो गया। मैं बार बार बोलता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की राजनीति की संस्कृति बदल डाली है। मेरे कांग्रेसी मित्रों, समझ लो, तुम्हारी गारंटी काठ की हांडी है जो एक बार चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ती। मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है, यह देश मानता है। और इसीलिए आप सब कुछ कहते रहे, आप सब कुछ सोचते रहे, लेकिन राजस्थान की जनता ने, मध्य प्रदेश की जनता ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने कमल पर मोहर लगा करके मोदी जी की गारंटी को, देश सेवा को अपने तरफ से पूरी ताकत से गारंटी दी है। ये हमको समझना चाहिए। और यही नहीं है, तेलंगाना में हमको 7% वोट आए थे, अब हमको 14% वोट आए। हम 1 एमएलए थे, हम 8 एमएलए हो गए।
मिजोरम में हम 1 एमएलए थे, हम 2 हो गए, हमारा प्रतिशत बढ़ा। भारतीय जनता पार्टी क्षणे क्षणे आगे बढ़ रही है और हर जगह बढ़ेगी। और ये 3 की हैट्रिक आने वाले 2024 की केंद्र की हैट्रिक की गारंटी बनती है, इसको भी हमको समझना चाहिए। और इसलिए मित्रों, हम सब लोगों को समझना है कि आज मोदी जी ने संस्कृति कैसे बदल दी। आज लगभग 6 करोड़ हॉस्पिटल के एडमिशंस, आयुष्मान भारत में 6 करोड़ लोगों का इलाज हो चुका है। यहां बैठे हैं लोग, बहुत से मेरे पत्रकार बंधु भी हैं। मैं याद दिलाता हूं, मैं जब एमएलए था तो चिट्ठी लिखा करता था, इसका बाईपास होना है, इसको स्टंट लगना है, इसका वेल्व चेंज होना है, इसको 1.5 लाख दे दो, इसको 2 लाख दे दो, इसको इतना लाख दे दो। कभी 75,000 मिलते थे, कभी 1 लाख मिलता था, पूरा नहीं मिलता था। हम लोग भगवान भरोसे लगे रहते थे। आप लोगों ने मुझे स्वास्थ्य मंत्री बनाया। मोदी जी ने कहा कुछ बड़ा सोचो, और बड़ा सोचते सोचते मोदी जी ने कहा ये क्या है, छोटी छोटी बात करते हो, जो भी गरीब है उसका इलाज होना चाहिए। और हम लोगों ने चयनित किया 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 50 करोड़ लोगों को गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर दिया गया। 5 लाख, और 6 करोड़ लोगों ने इलाज करा लिया है। ये बदलती दुनिया है। अब कोई चिट्ठी नहीं लिखता एमएलए कि इसके लिए पैसा दे दो। और मैं जयराम जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो गरीब बच गया था उसको आपने हिम केयर में जोड़ लिया। आज हिमाचल में कोई भी पैसे की तंगी के कारण गंभीर बीमारी के इलाज से वंचित नहीं हो सकता है। ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, ये जो देने की व्यवस्था की, ये मोदी की गारंटी है। इस गारंटी के कारण आज देश बदला है, ये भी हमको समझना चाहिए। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, याद रखना, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF बोलता है कि भारत में 13.5 करोड़ लोग अब गरीबी की रेखा से निकल चुके हैं, वो अपर रेंज में आ गए हैं, वो गरीब नहीं रहे हैं, ये कहा गया है। और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ये भी बोलता है कि आज अति गरीबी भारत में 1% से भी कम आ गई है, ये भी कहा गया है। आज चाइना का अखबार, चीन का अखबार, आप अखबारें पढ़िए, हेडलाइंस है, चीन का अखबार ग्लोबल टाइम्स, वो कहता है कि भारत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और विकास और सामाजिक न्याय में सबसे आगे आकर के खड़ा हो रहा है, तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। आज चाइना तारीफ कर रहा है। वो ये भी कहता है कि एक समय में दुनिया में भारत अपने आप को बैलेंस करता था, बैलेंस। आज ग्लोबल टाइम्स चाइना का यह कहता है कि भारत बैलेंस नहीं करता है, भारत अब नई अलाइनमेंट खड़ी करता है, नई अलाइनमेंट खड़ी करता है, यह बात कही जाती है। विकास और सामाजिक न्याय के लिए आगे बढ़ता है। मित्रों, आपको जानकर खुशी होगी, हम 11वें नंबर की इकोनॉमी थे, 11वें नंबर की। आज छलांग लगाकर मोदी जी ने इस भारत को, जिस ब्रिटानिया ने, जिस ब्रिटेन ने, जिस ब्रिटिशर्स ने हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़ करके आज हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए। और ये मोदी की गारंटी है। 2024 में आप फिर से सरकार लाएंगे और 2027 में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी, दुनिया में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। स्टील में हम दूसरे नंबर पर पहुंच गए, चौथे नंबर से। हम ऑटोमोबाइल में हम तीसरे नंबर पर पहुंच गए। उसी तरीके से हम अगर विकास के दृष्टि से देखें तो हम पेट्रोकेमिकल्स में
138% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। अगर हम दवाइयों में देखें तो हम दुनिया की मेडिसिन की डिस्पेंसरी बन गए हैं। सबसे सस्ती और सबसे कारगर दवाई आज भारत बना रहा है। 108% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया है। और अगर मैं भारत की बात करूं तो एक साल में मोदी जी ने 26 वंदे भारत ट्रेन चलाई है, और वह भी सुपरफास्ट ट्रेन चलाई है 26। आज दिल्ली से सुबह 6 बजे बैठो और 10 बजे आप आकर के हिमाचल में उन्ना में उतर जाओ, 10:30 बजे ये स्थिति आकर के खड़ी। एक बदलता भारत। अगर मैं विकास की दृष्टि से कहूं, नया पार्लियामेंट बना, आपने देखा होगा नया पार्लियामेंट कि टेलीविजन पे आपने देखा होगा, कभी किसी ने सोचा था? हम जब कहते हैं कि पंच प्रण लेते हैं कि हम अपना गौरव बनाएंगे और हम गौरव में इतिहास को सुरक्षित करेंगे और हम गुलामी की मानसिकता से निकलेंगे, तो हम उस पार्लियामेंट से भी निकल करके नए संसद भवन में आए और वहां पर हम लोगों ने संसद की कार्रवाई प्रारंभ की। कहना नहीं चाहता, आज खुशी का माहौल है, लेकिन आपसे बताना चाहता, ये सेंगोल जिसको हम लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोकसभा के स्पीकर के बगल में उसको खड़ा किया है, ये सेंगोल क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन ने 1947 में पूछा कि जब देश हम आपको सौंपेंगे तो आपके यहां कोई परंपरा होती होगी, उस परंपरा को हम निभाना चाहेंगे ताकि आपको हम सत्ता परिवर्तन कर सकें। नेहरू जी नहीं बता सके कि हमारी परंपराएं क्या है, लेकिन सी राजगोपालाचारी ने चोला डायनेस्टी में जो अधिमान लोग होते थे, जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो पूजा पाठ के साथ ये बताते थे कि हमारे यहां ये जो दंड है ये धर्म का दंड है, यानी कोड ऑफ कंडक्ट है, ये नियम का दंड है, ये संविधान का दंड है, और संविधान की रक्षा करने के लिए ये दंड दिया जाता था और उसको संभाल करके लाया जाता। उस समय सी राजगोपालाचारी जी के नेतृत्व में, मैं इतिहास के पन्नों में कुछ मेरे से शायद गलती भी हो जाए तो क्षमा करना, लेकिन इतिहास इसी प्रकार से स्पेशल प्लेन से ये हमारे वहां के ऋषि मुनि पंडित मंत्रोच्चारण के साथ उस सेंगोल को लेकर के आए, और वो सेंगोल उन्होंने 14 अगस्त या 13 अगस्त को 1947 को जवाहरलाल नेहरू जी को पूरे पूजा पाठ के साथ वो थमाया था। ये भारतीय परंपरा के अनुसार सत्ता की दृष्टि से वो दिया गया था। लेकिन कहना नहीं चाहिए, आज वो नेहरू जी हमारे बीच में नहीं है, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनको वो परंपरा समझ में नहीं आई, और ये सेंगोल आनंद भवन में उनके घर पहुंच गया इलाहाबाद। बाद में म्यूजियम बना, और वो म्यूजियम में वॉकिंग स्टिक ऑफ जवाहरलाल नेहरू के नाम से वो प्रेषित हो गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतिहास की इन चीजों को निकाला, और पूरे पूजा पाठ और सम्मान के साथ जब नया संविधान बना, जब नया संविधान भवन बना, तो लोकसभा के स्पीकर के बगल में उस सेंगोल को फिर से पुनः स्थापित किया। भारतीय मान्यता और संविधान को, भारतीय मान्यताओं को उन्होंने प्रतिष्ठित किया। ये हम सबको ध्यान दें। मित्रों, अगर मैं बात करूं एक साल के अंदर, तो लगभग एमएसएमई में, छोटे उद्योगों में लगभग 3 करोड़ लोगों को जॉब देने का काम हुआ है, और जिसमें से 3 करोड़ लोगों को महिलाएं हैं जिनको इसमें से जोड़ा गया है। और इसी तरीके से एथेनॉल में हम तीसरे नंबर के प्रोडक्शन वाले बन गए हैं। 11 रोजगार मेला लगा है, और 11 रोजगार मेला में 7 लाख लोगों को केंद्र की सरकारी नौकरी प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको अपनी अपॉइंटमेंट लेटर के साथ दिया। यह भी हमको समझना चाहिए। और सबसे खुशी की बात है, मैं यहाँ इतनी बड़ी संख्या में बहनों को देख रहा हूँ, माताओं को देख रहा हूँ, नारी शक्ति को देख रहा हूँ। अब वो समय दूर नहीं है। नारी शक्ति वंदन विधेयक लोकसभा राज्यसभा से पास हो चुका है,
और 2029 की लोकसभा में और आने वाले समय में अब बहनें भी विधानसभा और लोकसभा में बैठेंगी, ये भी आप ध्यान में रखिए। अब हिमाचल से भी लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने का मौका बतौर बहन, बतौर महिला हम सबको मिलने वाला है। ये बदलता भारत। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, हमारा आदिवासी भाई, हमारा अनुसूचित जाति भाई, हमारा किसान, हमारा युवा, इनको ताकत देने का काम किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, स्वच्छता अभियान, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, एक से एक योजनाएं ये चला करके सभी को ताकत देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। आज जब मैं 80 करोड़ की जनता को अन्न योजना से जोड़ता हूं तो आपको जानकर खुशी होगी कि 28 लाख लोग हमारे हिमाचल में हैं जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उसका लाभ उठा रहे हैं। मित्रों, अगर मैं हाइड्रो की बात करूं तो मोदी जी ने हिमाचल को लगभग 11,000 करोड़ रुपए के हाइडल प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा देकर के उसका काम शुरू किया है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। IIM सिरमौर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बिलासपुर, कभी सोचा था कि 1300 करोड़ रुपए का एम्स बिलासपुर में आएगा? कभी सोचा था आपने? यहां पत्रकार बंधु बैठे हैं, एक डिस्पेंसरी मिल जाती थी तो हम अपनी पीठ थपथपाते थे। आज मुझे यह सौभाग्य है बतौर मोदी जी के पूर्व कैबिनेट मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में बताते हुए कि नाहन का मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज, चंबा का मेडिकल कॉलेज, मंडी का मेडिकल कॉलेज, कैंसर सेंटर, शिमला का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, एक से एक मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर की दृष्टि से मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, एक नहीं श्रृंखला लग गई, झड़ी लग गई विकास और स्वास्थ्य की दृष्टि से। यह भी मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं हिमाचल की जनता से पूछना चाहता हूं, कभी आपने ये जो आजकल 4 लेन बन रहा है और ये जो ओवर ब्रिज बन रहा है, इसके पाए जो आपने देखे, ऐसे मोटे पाए देखे थे आपने पहले? कहीं हिमाचल में देखे थे? भैया बताओ, देखे थे? आज जहां देखो ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज, अटल टनल, कोई 11 किलोमीटर की, कोई 10 किलोमीटर की। ये विकास की नई कहानी नहीं है तो और क्या है? ये विकास नहीं बता रहा तो क्या? शिमला से धर्मशाला 4 लेन बन रहा है, कीरतपुर से मनाली 4 लेन बन करके तैयार हो रहा है, शिमला परवाणु से शिमला 4 लेन बन रहा है, पहाड़ों को काट करके, पहाड़ों को फाड़ते हुए, चीरते हुए ब्रिजेस बन रहे हैं, टनल्स बन रहे हैं। ये नई कहानी बताता है और ये मोदी जी का हिमाचल के प्रति प्यार भी बताता है, जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं बहुत लंबी बात आपसे नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे यहां पर सुनने को मिला त्रासदी आई, ट्रेजेडी आई पिछले साल। हम सब लोग दुखी थे, हम सब लोग दुखी थे। मुझे याद है मैं 20 अगस्त को आया था, मुझे याद है मैं 22 अक्टूबर को आया था, मुझे याद है मैं लगभग सितंबर महीने में भी एक बार आया था। एक बार मैं मंडी गया, मनाली गया, मैंने त्रासदी देखी। एक बार मैं सिरमौर गया, शिमला आया, यूनिवर्सिटी गया, मैंने सारी त्रासदी देखी। मैं उसके बाद कांगड़ा भी गया, मैंने वहां भी त्रासदी देखी, सारी चीजों को जाना। और मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि पहली बार जब आए तो 180 करोड़ रुपए दिया, दूसरी बार आया तो 180 करोड़ रुपए दिया, तीसरी बार आया तो 400 करोड़ रुपए सिर्फ सड़कों की मरम्मत के लिए दिया गया, और उसके बाद फिर अलग से हमने 189 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी ने भेजे। पहली बार आया तो मोदी जी ने 180 करोड़, दूसरी बार आया तो मोदी जी ने 180 करोड़, तीसरी बार आया तो मोदी जी ने 400 करोड़, और चौथी बार आपको प्रधानमंत्री मोदी जी ने 189 करोड़ भेजे। 20 अगस्त को फिर से 200 करोड़ रुपए भेजे और 12 दिसंबर को 633 करोड़ रुपए भेजे, और कुल मिलाकर के 1782 करोड़ रुपए सिर्फ ट्रेजेडी के लिए दिए।
और मित्रों, इसके अलावा अलग से 11,000 घरों को बनाने के लिए भारत सरकार ने, फिर से मोदी जी ने उसके लिए भी लगभग 300 करोड़ रुपए भेजे। और यहां चर्चा होती है कि कुछ नहीं आया। जे जान लो जेबत होना क्या, ये है क्या? मैं जानना चाहता हूं, कि मैं पूछना चाहता हूं, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, क्या कोई कांग्रेस नेता आया यहां? आया या आई कोई? बताओ, आया कोई? भाई बहन में से कोई आया? किसी ने सुध ली? कोई भैया आया हो, कोई बहन जी आई हो? आप समझ में रहे ना कि इन्होंने आना है। ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले जिनको आपने सत्ता में बैठाया, उनका काम क्या है? क्या कर रहे हैं वो? किस तरीके से काम कर रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ, बेरोजगारों को 1 लाख सरकारी नौकरी मिल गई क्या? 5 लाख रोजगार के अवसर मिल गए क्या? 100 रुपए लीटर दूध मिल गया क्या? महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह मिल गया क्या? गोबर किसी ने खरीदा आपसे क्या? आप याद करो, 300 रुपए आपका इलेक्ट्रिसिटी का माफ हो गया क्या? ये काठ की हांडी चढ़ाने वाले लोग हैं, काठ की हांडी। बोलो, ऐसी हांडी फिर चढ़ाओगे क्या? बोलो, चढ़ाओगे क्या? मित्रों, संभल के रहो इनसे। ये जिस तरीके की बाजीगरी करते हैं, और ये जयराम जी को जाना पड़ा राजस्थान में बताने के लिए, वहां भी हम 1500 देंगे महिलाओं को। बोला, साल तो हो गया, हिमाचल में दिया नहीं, अब राजस्थान में दोगे, मध्य प्रदेश में दोगे? सब जगह काठ की हांडी लेकर के भैया बहन घूमते रहते हैं। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं, यह सरकार, ये बैक गियर की सरकार है, इसको बैक गियर लगाऊंगा। आप बताइए, 900 संस्थानों को बंद किया गया कि नहीं किया गया? 620 गवर्नमेंट के ऑफिसेज बंद किए गए हैं, 19 डिग्री कॉलेजेस बंद किए गए हैं, 286 स्कूलों को बंद किया गया है। बोलो, ये बैक गियर की सरकार है कि नहीं है? है कि नहीं है? काम करना नहीं, जिसने काम किया वो भी समाप्त कर देना। 900 इंस्टीट्यूशंस, ये बैक गियर की। अभी ये जो हमारा हिमकेयर है, ये हिमकेयर का 200 करोड़ रुपए अस्पतालों को देना बाकी है, इनसे वो नहीं दिया जा रहा है। बताइए, ऐसी सरकार आपकी चिंता कर सकती है क्या? ऐसी सरकार आपके बारे में सोच सकती है क्या? और आपने काठ की हांडी चढ़ी कि नहीं चढ़ी? अब उतारोगे कि नहीं उतारोगे? आगे तो नहीं चढ़ाओगे? हम कहते हैं कि जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। ये कहते हैं, जो कहा था वो नहीं किया है, और जो नहीं किया था तो उसका तो सवाल ही नहीं उठता। ये इस तरीके से लोगों को धोखा देना, गुमराह करना और उनके अधिकारों को एक तरीके से छीनने का काम ये करते हैं। आप बताइए, डीजल में वैट का 3 रुपया बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया? 7 रुपए, 2 बार 7 रुपए बढ़ा दिया। प्रधानमंत्री, हम जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां हम वैट घटा रहे हैं, वहां हम डीजल में राहत दे रहे हैं। एक बार नहीं, 2 बार। 2 बार मोदी जी ने केंद्र से दिया और 2 बार हमारे सरकारों ने दिया, और यहां 2 बार बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, 20 रुपए सीमेंट के बैग में बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया? ये इस तरीके की सरकार चल रही है। इसलिए मित्रों, ये सरकार ऐसी सरकार है जो सरकार किसी भी तरीके से देश की सेवा, प्रदेश की सेवा में नाकामयाब रही है, ये भी मैं कहना चाहूँगा। आजकल इंडी अलायंस की बात होती है, और पत्रकार मेरे से कई बार पूछते हैं, ये इंडी अलायंस, ये इंडी अलायंस, ये इंडी अलायंस क्या करेगी? मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप बताओ, जम्मू कश्मीर में ये महबूबा मुफ्ती की पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, ये इकट्ठे थे कि नहीं थे पहले से?
ये गुपकार, ये अलायंस इनका पहले से था कि नहीं था? तो वहां नया क्या जोड़ रहे हैं? आप बताओ, पंजाब में केजरीवाल बोलता है 13 की 13 सीटें हम लड़ेंगे, हमें आशीर्वाद दो। रहा क्या? दिल्ली में आम आदमी पार्टी बोलती है 7 की 7 सीटें हम लड़ेंगे। हरियाणा में इनका अलायंस किससे होगा? कौन इनको अलायंस करेगा? आप बताइए, मध्य प्रदेश में अलायंस किससे करेंगे? क्या लाएंगे? और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करके तुमने पहले नहीं कर लिया था अलायंस? पहले कांग्रेस से किया, फिर बीएसपी से किया। क्या हुआ? दोनों बार बीजेपी की सरकार बनी और दोनों बार मोदी जी थंपिंग मेजॉरिटी से जीत करके आए। ये हमारे सामने। आप बताइए, ममता बंगाल में क्या बोल रही है और अधीर रंजन क्या बोल रहा है? बिहार में जोड़ करके पहले से ही आप लड़ रहे हो, वेस्ट बंगाल में आप जोड़ के क्या करोगे? उड़ीसा में नवीन बाबू के साथ सीधी टक्कर है तो बीजेपी की है। आंध्र प्रदेश में आपके साथ जुड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। तेलंगाना में आप अकेले हैं तो आपके साथ जुड़ेगा कौन? तमिलनाडु में आप पहले से जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र में आप पहले से जुड़े हुए हैं। कौन सा ऐसा प्रदेश है जहां इंडी अलायंस नया नया कर्तव्य करेगा? और अब मैं एक बात और पूछता हूं, ममता गोवा में किसको वोट दिला पाएगी? शरद पवार मध्य प्रदेश में किसको वोट दिलाएगा? अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में या राजस्थान में किसको वोट दिला पाएगा? ये इंडी अलायंस करेगा क्या? ये सिर्फ फोटो सेशन है, फोटो सेशन, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लोगों ने तय कर लिया है। ये आजकल बात कर रहे हैं जातिगत जनगणना, ओबीसी की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। जातिगत जनगणना की बात पर हम लोगों ने भी कहा है कि हमने हामी भरी, लेकिन आज जातिगत जनगणना याद आई तुमको? ये चुनाव की दृष्टि से आप इसका उपयोग करना चाहते हो? मैं पूछना चाहता हूं कि जब जवाहरलाल नेहरू जी ने काका कालेलकर की रिपोर्ट पर 10 साल बैठे रहे, तब उस समय जातिगत जनगणना या ओबीसी क्यों नहीं याद आया? मैं जानना चाहता हूं कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई तो मिसेस गांधी प्रधानमंत्री थी, बाद में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, दोनों ने मिलकर के मंडल कमीशन पर एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों बैठे रहे? और जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने तो ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। यह भी ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए आज तो मैंने पार्लियामेंट में कहा कि जितने कांग्रेस के एमपी नहीं हैं, इससे ज्यादा तो हमारे ओबीसी के सांसद हैं। ओबीसी के सांसद हैं। यह हमारी स्थिति है। हमारे मंत्री सबसे ज्यादा, गवर्नर सबसे ज्यादा, और आप ओबीसी की बात करते हो। राहुल गांधी तुम बात करते हो जो कहते हो कि सारे मोदी चोर हैं। आप जातिगत रूप से किसी को गाली देते हो और फिर कहते हो कि मैं माफी न मांगू, और ओबीसी को गाली देते हो और एक बार नहीं अनेकों बार गाली देते हो और फिर बोलते हो कि मैं माफी न मांगू, और तुम ओबीसी के चैंपियन बनते हो। राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में कहा था ना जात पर ना पात पर, तब तुम्हारा ओबीसी कहां चला गया था? ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद करो। अभी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। पहले तो न्याय यात्रा थी, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तुम भारत जोड़ने निकले हो। जवाहरलाल नेहरू के यूनिवर्सिटी में जिन लोगों ने नारे लगाए, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, उनके साथ तुम जाके खड़े हो गए। राहुल गांधी हाथ से हाथ मिला करके उठा करके तुमने तस्वीरें खिंचवाई, और उसके बाद तुम आज बोलते हो और क्या कहा? अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। अफजल कौन था? अफजल वो था जिसने पार्लियामेंट के अटैक का मास्टरमाइंड था। उसको फांसी की सजा हुई थी। अगर फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट के जज ने दिया तो कातिल सुप्रीम कोर्ट का जज हो गया क्या? उसको माफ नहीं किया तो भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने माफ नहीं किया, तो क्या प्रणब मुखर्जी कातिल हो गए? अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। राहुल गांधी साथ में हाथ मिला के चलना है। और फिर क्या कहा? भारत होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह।
ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ चलने वाले ये भारत जोड़ेंगे कि भारत तोड़ेंगे? बताइए आप, भारत जोड़ेंगे कि तोड़ेंगे? बताओ, जोड़ेंगे कि तोड़ेंगे? ये तोड़ो यात्रा पर निकले हुए लोग हैं। इनके साथ जो जो मिल रहा है, जो जो मिलता है यात्रा में, ये सब भारत को कमजोर करने वाले लोग हैं, जो भारत को मजबूत नहीं देखना चाहते। ये कहते हैं मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, और मोदी जी कहते हैं देश को आगे बढ़ाओ, देश को आगे बढ़ाओ, देश को आगे बढ़ाओ, इसके लिए काम करो। इनके समझ में नहीं आता। ये न्याय यात्रा पर निकले। सन 84 के दंगे किसने कराए थे? सिख भाइयों पर अत्याचार किसने किया था? बताइए, सिख भाइयों का नरसंहार किसने किया था? इतिहास को शर्मसार किसने किया था? और आज ये न्याय यात्रा पर निकले हैं। और इनके पूज्य पिताजी ने क्या कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये न्याय यात्रा पर निकले। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी पहले देश से माफी मांगे। सन 84 के दंगों के नरसंहार का उनको माफी मांगना पड़ेगा, तब न्याय की बात करना, तब न्याय के बारे में चर्चा करना। आप लोगों को गुमराह करना चाहते हो, आंखों में धूल भरना चाहते हो। क्या क्या नहीं किया आपने? आप बताइए। सनातन को लेकर के इतना कुछ बोला गया, इतना कुछ बोला गया। मैं पूछता हूं कांग्रेस के नेताओं से, तुम्हारी जबान क्यों नहीं खुली? क्यों नहीं खुली? क्यों इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं? हम अखिल भारतीय सबको साथ लेकर के चलने वाले, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को लेकर चलने वाले मोदी जी एक तरफ है, और एक तरफ तुम कभी नॉर्थ साउथ, कभी ऊपर नीचे, तुम देश को बांटते हो और चलते हो भारत जोड़ो यात्रा पर, और सबके साथ अन्याय करते हो और फिर बोलते हो कि हम न्याय यात्रा में जाएंगे। मैं एक नहीं अनेकों उदाहरण दे सकता हूं कांग्रेस पार्टी का, जो उन्होंने समाज के साथ अन्याय किया है। आप बताइए, लोग इतिहास में भूल जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 14 अगस्त को तय किया है कि वो हमारा अपना विध्वंस का, उसको याद करने का दिवस जो हमारा, उसको हम लोगों ने तय किया कि जिस तरीके से 14 अगस्त को हमारा देश विभाजित हुआ था, उस समय भारत को न्याय की आवश्यकता थी, तो आपने देश विभाजित कर दिया और आज आप न्याय यात्रा पर निकले। कौन कौन सी घटनाएं सुनाएं आपको? मित्रों, मैं एक ही बात आपको कहना चाहता हूं, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि देश सुरक्षित है और विकास और विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, तो मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है, यह हमको समझना चाहिए। और इसलिए यह हमारी नैतिक जिम्मेवारी है, यह हमारी राष्ट्रीय जिम्मेवारी है कि देश में स्थिरता रहे, देश विकास की ओर आगे बढ़े। जब दुनिया भारत को देखने के लिए आतुर हो रही है और जब हम विकसित भारत के संकल्प को लेकर 2047 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो 2024 इस पड़ाव को भी बखूबी आपके आशीर्वाद से मोदी जी को फिर से हम विराजमान करेंगे और वो प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करेंगे। ये हम आपको कहना चाहते हैं। मैं अंत में आपसे हिमाचल की हिस्सेदारी भी मांगने आया हूं। बताओ, यहां से चौका लगेगा? लगेगा चौका? लगेगा चौका? पूरी अच्छी तरीके से लगेगा? देश की मजबूती में आपका योगदान होगा? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में आपका योगदान होगा? दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने में आपका भी योगदान होगा? विकसित भारत पहुंचाने में आपका भी योगदान होगा? ये सभी योगदान होगा तो चौके पे चौका लगाना होगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आयोजकों को, मैं डॉक्टर बिंदल और उनकी टीम को, बिहारी जी को, हमारे अपने
जयराम जी को, हमारे सिद्धार्थन जी, सबको बधाई देना चाहता हूं। इतना भव्य कार्यक्रम आपने किया और इसी जोश के साथ गांव-गांव में आप मोदी जी का संदेश पहुंचाइए, विकसित भारत की को आगे बढ़ाइए और कोई भी व्यक्ति पीछे छूट न जाए उसकी चिंता कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल।